नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज की रविवार के दिन जो सबसे बड़ी खबर है कि अभी दोपहर में अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि अगले 48 घंटे में वो इस्तीफा देंगे और उनको जो बात बुरी लगी और जो कारण वो बता रहे हैं कि वो क्यों इस्तीफा देने जा रहे हैं, उनका ये मानना है कि जब वो फाइल नहीं साइन कर सकते, सीएम के दफ्तर वो नहीं जा सकते, तो फिर इससे अच्छा है कि वो इस्तीफा दे दें, लोगों के पास जाएं और अगर लोग उनको जिताकर वापस भेजेंगे तो वो सीएम की कुर्सी पर फिर आ जाएंगे। उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया? उन्होंने ये कहा कि रामायण में जैसे रामचंद्र जी जब वनवास से वापस आए थे तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी और इसी अग्नि परीक्षा को वो भी देंगे। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने भी यही कहा कि वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो तभी वापस जाएंगे जब जनता ये समझेगी कि वो ईमानदार हैं। अब बीजेपी के लोग इसको पीआर स्टंट बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 48 घंटे की भी क्या जरूरत है, आज ही रिजाइन कर दें। तो हरीश खुराना और जो तमाम बीजेपी के लीडर्स हैं वो उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि भाई ये तो पीआर स्टंट है, ये ड्रामेबाजी है, लोगों की सिंपैथी जीतने के बराबर है। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाई जब आप महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव कराते हैं, आप उसी समय दिल्ली का भी चुनाव करा दीजिए। अब ये जो अरविंद केजरीवाल की चाल है, या आप इसे रणनीति कहेंगे या फिर आप इसे एक मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, जिसने एक बार फिर से बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है। जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी तो उसी दिन बीजेपी के लोग ये कह रहे थे और गौरव भाटिया ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए और ये तो एक अक्यूज्ड है। पर आज 2 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया तो शायद बीजेपी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके की चाल अरविंद केजरीवाल चल जाएंगे और ये चाल क्या बीजेपी को महंगी पड़ सकती है और अरविंद केजरीवाल इससे क्या हासिल करेंगे, आज इसी सब पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार और संपादक है प्रणाम इंडिया के, हमारे साथ हैं। और अभी थोड़ी देर में अनिल सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ होंगे। आज की चर्चा मैं सिद्धार्थ शर्मा से शुरू करूंगी। सिद्धार्थ बहुत क्लोजली आम आदमी पार्टी को फॉलो करते हैं। सिद्धार्थ, आपके हिसाब से जो अरविंद केजरीवाल का ये एक पीआर स्टंट है, लोगों की सिंपैथी गेन करना है, या फिर वाकई में एक ऐसी चाल उन्होंने चल दी है जो बीजेपी को बिल्कुल परास्त करेगी? जी नीलू जी, पहली बात तो ये कि मैं कोई दिव्य दृष्टा नहीं हूं कि आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मुझे लगता है कि इन सब चीजों में एक जो मुख्य चीज है जो छूट गई है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस तरह से क्यों किया। लेकिन उन्होंने जो भी आज घोषणा की कि मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दूंगा, इसके कुछ नतीजे होने वाले हैं, इसका कुछ न कुछ रिपरकशन, इसके कुछ न कुछ असर पड़ने वाला है। तो मैं उस असर की बात करता हूं, जो कि मुख्य चीज लोगों के ध्यान से छूट गई है। हुआ यह है कि अरविंद केजरीवाल नाम के पढ़े लिखे आम आदमी ने भाजपा नाम के संतरे को 2 दिन की आज मोहलत दे दी है कि छिलना चाहते हो या निचोड़ना चाहते हो। ये 2 दिन की एक मोहलत भाजपा नाम के संतरे को दे दी है। क्या भाजपा छिलेगी कैसे या निचोड़ेगी कैसे? चुनाव अगर फरवरी में करवाओगे तो तब तक तो दो दो हैवी वेट को झेलना पड़ेगा भाजपा को। एक तरफ एक काम करने वाला नया मुख्यमंत्री होगा, दूसरी तरफ घर घर जाके रोज हजारों लोगों से मिलने वाला स्टार कैंपेनर अरविंद केजरीवाल होगा। तो फरवरी में अगर चुनाव होगा तो भाजपा को डबल हैवी वेट को हैंडल करना पड़ेगा। और अगर चुनाव नवंबर में करवाएंगे तो इसका मतलब है कि 2 दिन के अंदर आपको मोदी सरकार को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। तो अगर आप राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं तो आंध्र और बिहार की जो क्षेत्रीय दल हैं उनका तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा। तो भाजपा की हालत यह है कि भाजपा बुरी तरह फंस गई है। खड़ा रहेगी तो उसको दर्द करेगा और बैठेगी तो ज्यादा दर्द करेगा। तो हुआ यह है, मूलतः भारत के सब लोग, हम लोग क्रिकेट प्रेमी हैं। हुआ यह है आज कि विराट कोहली ने अपना हेलमेट निकाल दिया, शोएब अख्तर का जूता चुरा लिया और उसको बोला बाउंसर मार के मुझे आउट करके दिखा दो। इतना ही हुआ है और कुछ खास नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफे की बात करके उन्होंने क्या हासिल किया है? सिद्धार्थ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई अगर इस्तीफा देना होता तो वो फिर आज ही क्यों ना दे दे। जो बीजेपी का सवाल है कि भाई 48 घंटे की आपने मोहलत क्यों मांगी, आप आज ही दे दीजिए इस्तीफा, या आप उसी क्यों? दिन इस्तीफा दे देते जिस दिन आप बेल से छूट कर आए थे। बीजेपी तो उसी दिन से डिमांड कर रही है। आज बीजेपी क्या ये नहीं कहेगी कि भाई हमने तो बेल के बाद तुरंत ये डिमांड की थी और अरविंद केजरीवाल जो दाल में काला नजर आ रहा है या चोर की दाढ़ी में तिनका, आज वो खुद ही रिजाइन कर रहे हैं।
तो भाजपा अरविंद केजरीवाल ने तो सीधा-सीधा कह दिया ना कि चुनाव करवा लो। अगर अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमें पता है पिछले 10 साल से उनकी राजनीति से हम सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो राजनीति में बड़े-बड़े चाल चलते हैं, बड़े कौड़ी खेलते हैं, ये सबको पता है। अब उसका कब वो क्लिक करेगा, नहीं करेगा, इसकी चर्चा हम बाद में कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि भाजपा की सुविधानुसार चलने के लिए तो अरविंद केजरीवाल बने नहीं है ना। अरविंद केजरीवाल का काम भाजपा के सुविधानुसार चलना नहीं है। भाजपा ने अगर अरविंद केजरीवाल को अच्छा एक दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल पहले पर तो ये चर्चा हो जाए कि अरविंद केजरीवाल ने बाहर निकलने के बाद इस्तीफा की पहल क्यों की। वो अंदर थे जिस समय जेल में थे, उसी समय जिस समय उनके ऊपर नाम आया था उनका, उसी समय वो क्यों नहीं हो गए मैं रिजाइन करूंगा। उसका कारण यह है कि भारत में अगर कोई भी सरकार अगर ठीक से काम नहीं कर रही है या किसी भी सरकार में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सीएजी नाम की संस्था है। कहीं पर भी अगर पैसा किसी भी सरकार का हर पैसे का खर्चा सीएजी देखती है, तो कहीं पर अगर किसी भी सरकार का, मैं दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, भारत में कोई भी सरकार अगर ठीक से काम नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सीएजी नाम की संस्था उसको उजागर कर सकती है। दूसरा, हर राज्य में एक एंटी करप्शन ब्यूरो रहता है, वहां पर कोई भी केस कर सकता है। तीसरा, एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कोई भी किसी भी राजनेता को आप तफ्तीश कर सकते हैं। चौथा, अगर कोई व्यक्ति के नाते मेरे साथ मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो 420 का केस मैं किसी भी थाने में डाल सकता हूं। तो अगर अरविंद केजरीवाल को इन सब चीजों के रहते हुए भाजपा ने ईडी के केस में फंसाया, जो ईडी का केस बनता है वो केवल और केवल मनी लॉन्ड्रर के ऊपर बनता है, जो आतंकवादी गतिविधियों में ड्रग्स का पैसा लगता है उसके लिए लगता है। तो अगर भाजपा अरविंद केजरीवाल को पीसना चाह रही है, तो अरविंद केजरीवाल अगर भाजपा को छीलना चाह रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं ना कि हम 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे। अब भाजपा को यह सोचना है कि वो संतरे के तरह 2 दिन के अंदर छिलना चाहती है या निचुड़ना चाहती है, क्योंकि अगर वो फरवरी में चुनाव करने की तैयारी करेगी तो इसका मतलब तो यह है कि कोई नया चीफ मिनिस्टर आएगा, उसके ऊपर तो मनीष सिसोदिया ने भी कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। इसका मतलब जो भी नया मुख्यमंत्री आएगा उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होगा, वो तो 24 घंटे नए नए काम करेगा। हो सकता है दिल्ली में कल परसों दिल्ली की विधानसभा बैठे और दिल्ली की विधानसभा बोल दे कि जिस तरह से हमने महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त की है वैसे ही हम पुरुषों को भी कर देंगे, या दिल्ली की विधानसभा ये पास कर दे कि दिल्ली में हम अगले 6 महीने में या हमारी सरकार बनते ही हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। तो भाजपा के लिए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ एक मुख्यमंत्री है जो कि काम करने लगेगा, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल स्टार कैंपेनर के नाते रोज हजारों लोगों से घर घर जाके डोर टू डोर मिलेगा। तो भाजपा को ऐसा छिलना पसंद है। या दूसरी तरफ अगर भाजपा कहती है नहीं भैया हमको तो अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया है, हम तो चुनाव करवा देंगे महाराष्ट्र के साथ, तो नवंबर में अगर चुनाव करवाना है तो 2 दिन के अंदर कल अरविंद केजरीवाल जब तक इस्तीफा दें उससे पहले भाजपा को तो राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन लागू करते ही भाजपा की जो 2 बैसाखियां हैं वो क्षेत्रीय दल हैं, ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रीय दल है वो, एक आंध्र प्रदेश का और एक बिहार का, वो इसको क्यों मंजूर करेगा। तो भाजपा की सुविधा के लिए बैटिंग करने के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं है ना। इसीलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल वो विराट कोहली है जिसने अपना हेलमेट निकाल दिया, शोएब अख्तर का जूता चुरा लिया और बोला कि मुझे बाउंसर मार के आउट करके दिखा दो। बहुत अच्छी बात है, होने दो, होने दीजिए। ठीक है, अब मैं प्रेम जी के पास आती हूँ। इस समय अनिल सिन्हा जी भी आ चुके हैं। अनिल जी आपका स्वागत है, मैं आपके पास आती हूँ। प्रेम जी के पास आऊंगी कि प्रेम जी ये जो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा है, ये इसे आप किस तरीके की रणनीति मानते हैं और आप इसे किस तरीके से देखेंगे कि ये आम आदमी पार्टी को कहां लेकर जाएगा। क्या ये जो कदम है ये आम आदमी पार्टी के लिए श्योर एंड शॉर्ट विक्ट्री का एक मंत्र है और ये वाकई में बीजेपी के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। नीलू जी, अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं जो अपेक्षित हैं कि प्रश्न उठेंगे। अब इस्तीफा क्यों का भी जवाब उन्होंने दिया है। दरअसल इस्तीफा दे करके उन्होंने इस्तीफा नहीं देने को जस्टिफाई किया है। जो अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था उसको उन्होंने इस्तीफा दे करके जस्टिफाई किया है। इसको ऐसे समझें कि छूटे तो थे वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी बेल पर, लेकिन तब जेल आत्मसमर्पण करने की एक तारीख भी साथ साथ दी हुई थी, यानी फाइनली नहीं छूटे थे। आज जमानत मिली है
तो इसमें कोई तारीख नहीं है कि इतने दिन बाद में आप फिर से जेल आ जाएंगे। लेकिन 5 एक जमा महीने पहले किया है, दिल्ली में चुनाव 5 महीने के बाद। जी। हाँ, ये कह रहे हैं, तो दोनों बेल में फर्क है। ये बेल जो है वो बाहर आए हैं, और अब तक जो उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था, ये परिस्थितियां पैदा की जा रही थी कि जेल से कैसे सरकार चलाओगे, तो इन चीजों को उन्होंने बताया कि हमने गैर भाजपा शासित सभी मुख्यमंत्रियों को यह कह दिया है, संदेश दे दिया है कि कभी ऐसी परिस्थिति आए तो इस्तीफा मत देना। इसका मतलब ये है कि ग्रिल करके किसी को जेल में डालना, किसी को ऐसी परिस्थिति बना देना कि मुख्यमंत्री पद छोड़ दे, जैसा कि झारखंड में हुआ, और फिर वो किसी दूसरे को नामित कर दे और बाद में वो बीजेपी के पास में चला जाए। ये जो राजनीति है खुल्लम खुल्ला, उसको अरविंद केजरीवाल ने संघर्ष करके साबित किया कि हम तुम्हारे कहने से इस्तीफा नहीं देंगे, हम तुम्हारी बनाई परिस्थिति से जूझेंगे लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। हम किसी तरह का संवैधानिक संकट खड़ा भी होता है तो हम उससे लड़ते हुए खड़े हैं और जूझेंगे, लेकिन इस्तीफा तभी देंगे जब मेरी मर्जी होगी। ये उन्होंने, इस्तीफा ऐसे भी स्वैच्छिक होता है, किसी जबरदस्ती थोड़े होता है। आप एलजी था आपके पास में, आप राष्ट्रपति शासन लगा देते, बोलते कि ये अनैतिक है, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे थे, आप कह रहे थे कि इस्तीफा दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने उससे मना किया, और एक तरह से अब तक जो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया उसको जस्टिफाइड ठहराया, और आज जो वो इस्तीफा दे रहे हैं इसका मतलब वो साफ टाइम भी बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि चुनाव करा लिए जाएं और नवंबर में करा लिए जाएं, महाराष्ट्र के साथ करा लिए जाएं। लेकिन यहाँ दो बातें, अरविंद केजरीवाल अपने विधानसभा को डिसॉल्व करके भी ये मांग कर सकते थे कि भाई इस्तीफा सर चुनाव करा लीजिए, या फिर वो नए मुख्यमंत्री बनेंगे वो भी डिसॉल्व करके करा सकते हैं, लेकिन ये इनिशिएट नहीं कर रहे। ये केंद्र सरकार पर छोड़ रहे हैं कि आप तय करो, आप देखो कि कब चुनाव कराना है, हम तो पॉलिटिकली मांग करते रहेंगे कि हम कभी भी चुनाव के लिए तैयार हैं। ये इन्होंने एक तरह से एक पॉलिटिकल गेम है जिसमें एक चैलेंज भी है और बीजेपी को एक चुनौती भी है, ये सारी चीजें हैं। इसकी टाइमिंग बहुत जबरदस्त है, और इन्होंने इसमें एक बात हमें समझ में जो आ रही, थोड़ा बोलना जरूरी है कि कांग्रेस के भीतर जो हमेशा दो खेमा रहा है, एक जाहिर बात है दिल्ली की पॉलिटिक्स जो करते हैं वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और उनसे इस्तीफे की मांग और तमाम तरह की बातें करते हैं, और जो नेशनल पॉलिटिक्स करते हैं उनका एक व्यू अलग होता है। आप देखेंगे कि हरियाणा में चुनाव तालमेल हो इसकी संभावना का पता लगाने के लिए राहुल गांधी बोलकर विदेश चले गए, और लोकल लीडरशिप जो था उसने उस तरह से नहीं लिया जिसके होना चाहिए। दोनों की गलती रही होगी, लेकिन इन दोनों की लीडरशिप में एक सोच में फर्क होता है। तो उस हिसाब से देखे अरविंद केजरीवाल को नेशनल पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन का एक मुख्यमंत्री, उसने लंबे समय तक संघर्ष किया, इस्तीफा नहीं दिया, और जब इस्तीफा देने की बात की तो अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से किया। तो ये डेमोक्रेसी को दबाव में लाने के लिए जो बीते दिनों में चालें चली गई, सीबीआई, ईडी, आईटी, यहाँ तक कि न्यायालय में हस्तक्षेप, तमाम तरह की बातें हुई, कानून का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, सब कुछ सामने आया। तो उसके समांतर जो एक संघर्ष पूरे देश में चल रहा था, जिसमें सारी ओपोजिशन की पार्टी थी, उसमें आम आदमी पार्टी भी सबसे आगे थी, सबसे ज्यादा इनके ही नेताओं को जेल में डाला गया। तो ऐसे में ये जो डबल वॉइस है कांग्रेस का, वो नेशनल पर्सपेक्टिव में नुकसान पहुंचाएगा, एंटी बीजेपी या इंडिया गठबंधन के आइडिया ऑफ इंडिया के थॉट को नुकसान पहुंचाएगा। अगर डेमोक्रेसी आपकी प्रायोरिटी पर है तब आपको ये छोटे मोटे झगड़े जो है स्थानीय स्तर के वो भूलने पड़ेंगे, और बड़ा गोल जो है वो है तानाशाही के खिलाफ लड़ाई, डेमोक्रेसी के खिलाफ लड़ाई। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इस मूव का कांग्रेस को भी आके समर्थन करना चाहिए। जी ठीक है, अब मैं अनिल जी के पास आती हूँ कि अनिल जी, अरविंद केजरीवाल का ये ऐलान कि वो 48 घंटे में इस्तीफा देने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये कौन सा खेल हो सकता है, और क्या इस खेल में बीजेपी परास्त नजर आती है? और कांग्रेस की बात अभी प्रेम जी कर रहे थे, तो इसमें कांग्रेस की आप क्या पोजीशनिंग देखते हैं?
इस तरीके के खेल? देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है, उसको उसको ठीक से एनालाइज करने की ज़रूरत है। वो कोई आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अगर आइडियोलॉजी का कुछ एफिलिएशन उनका है भी, तो बीजेपी के बहुत नज़दीक है वो, और संघ परिवार के ही की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। उनका आपको याद होगा कि दिल्ली में वो कोई इंडिया गठबंधन की का नेचुरल एलाय नहीं है, न कांग्रेस के नेचुरल एलाय हो सकते हैं। वो जो इस संघ परिवार का जो है, एंटी मुस्लिम, एंटी मतलब डेमोक्रेसी, फासिस्ट जो प्रवृत्तियां हैं, वही उनमें मौजूद है। तो ये घोषणा भी मैं उसी हिसाब से देखता हूँ। चाहे उनका तबलीग के को बदनाम करने का, और आपने मालूम है कि वही आगे थे जो तबलीग के लोगों को उन्होंने बदनाम किया कि तब मतलब जो कोरोना फैलाने का आरोप लगाया था, और आरोप लगाया रहा था, उसके कारण उनके बहुत सारे लोग मुकदमे में फंसे। क्या क्या हुआ आप सबको मालूम है, सब छूट गए। उसके बाद दिल्ली के दंगे हुए। दिल्ली के दंगों में उनकी भूमिका के बारे में पता है, कुछ नहीं किया। दिल्ली के दंगों को रोकने के लिए भी कुछ नहीं की, लोगों को बचाने की भी कोई कोशिश नहीं की, और कोई ऐसा काम नहीं किया जो एक सेकुलर पॉलिटिक्स के की सरकार होने के बाद होनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं किया। सीए के मामले में भी आप देख रहे थे, मालूम था। तो ये शख्स जो है, ये है बेसिकली पर्सनलाइज पॉलिटिक्स करने वाला। अब ये इसकी लड़ाई और राहुल गांधी की लड़ाई देख लीजिए। राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर लांछित करने का काम, व्यक्तिगत तौर पर उनको पप्पू बनाने का। एक मिनट, ये अगर बिना इस नहीं, आपने कहा कि पर्सनलाइज्ड बैटल है उनकी, तो पर्सनलाइज्ड है क्योंकि उनको साफ दिख रहा है कि भाई अभी तो वो आम चुनाव तो खत्म हो गए हैं। अब उनको दिल्ली की अगली बड़ी फाइट तो उनकी वही है 5 महीने बाद वाली, तो वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स नहीं, उसकी पॉलिटिक्स का वो लॉन्ग टर्म डैमेज कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स को। 10 साल में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है डेमोक्रेसी बचाने का। वो अपनी गर्दन बचाने का है जरूर, क्योंकि जब दानवी प्रवृत्ति आ जाती है राजनीति में, तो आप भी शिकार होते हैं। उससे लड़ने का कोई काम नहीं किया। मोदी से 5 साल तक उन्होंने कोई झगड़े नहीं किए, बाद में भी कुछ झगड़ा नहीं कर रहे थे। बाद में ये था कि मोदी भस्मासुर वाली बात है, जो भी अगर आएगा, जो भी उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ किया, अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ किया, तो मोदी उनके साथ भी वही किया कि उनको भी लपेट लिया, और उनको कोई अधिकार नहीं देना था, दिल्ली को होम मिनिस्ट्री के कब्जे में रखना था। तो ये काम के खिलाफ उनका दोनों मतलब सारा कुछ पर्सनल इशू, इंडिविजुअल की पॉलिटिक्स करते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है, और बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, डैमेज किया 10 साल तक। और इंडियन पॉलिटिक्स को, जो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स है, उसको डिरेल करने में अगर इंडिविजुअल्स कुछ नाम लिए जाएंगे, तो मोदी और अमित शाह वगैरह के साथ केजरीवाल का भी नाम लिया जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग किसी मतलब सतही तौर पर नहीं देखना चाहिए राजनीति को उसके तरीके से देखना चाहिए। अब एक चीज और बताता हूं मैं, अभी आप वो क्या कह रहे हैं, मैं इसीलिए राहुल गांधी की तुलना कर रहा था उससे, कि राहुल गांधी ने क्या पॉलिटिक्स की। राहुल गांधी ये नहीं रोना रोया क्या कि हमको पप्पू बना दिया गया। एक बार भी राहुल गांधी को ये कहते मैंने नहीं सुना गया कि हमको पप्पू कहा जाता है, अरे ये तो है तो। कभी छाती पीटते हुए देखा आपने? कभी नहीं। 10 साल में वो शख्स खड़ा रहा अपने इशू को लेकर के, और उसने लोगों से कहा कि पॉलिटिक्स में संवाद खत्म हो गया है, नफरत की राजनीति बन गई है, इसको बदलना है, और उसके लिए अपना यात्रा कर लिया। उसको आप देख चुके हैं कि उनकी सदस्यता चली गई, उन्होंने अपना चाबी दे दी। उन्होंने कभी बाहर आकर के कहा क्या? कभी नहीं कहा। ये दो पॉलिटिक्स का अंतर समझना चाहिए लोगों को। और ये शख्स बार बार यही कहता मैं, अरे आप कौन है भाई? भ्रष्टाचार का अगर आरोप लगा है तो भ्रष्टाचार जो ईडी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा है, वो सीबीआई के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा है। ये जो निजाम चला है इसके ये बताता है क्या कि हमको पकड़ा गया, हेमंत सोरेन को। अरे इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फासिज्म चल रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। डेमोक्रेसी वो नहीं बोल रहा। ये अभी भी करा कि लोग ये चुनेंगे कि मैं ईमानदार हूं या नहीं। वो ये नहीं कह रहा है कि मोदी और अमित शाह का रेफरेंडम होगा, और अमित शाह जो है सो क्या कहते हैं, मैंने इन्होंने जो राज चलाया है, जो डेमोक्रेसी को बर्बाद किया है, सेकुलरिज्म को बर्बाद किया है, दलित अत्याचार किया है लोगों पे, और किस तरह का बुलडोजर चला रहे हैं,
इसके खिलाफ एक शब्द आपने सुने, न मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई शख्स बोला है, न बुलडोजर के खिलाफ बोलता है। ये बोलता है कि हमारी सरकार को क्यों खत्म कर रहे हैं। आपकी सरकार क्या, वो तो कर्नाटक में चुनी हुई सरकार को गिरा चुके थे, वो मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिरा चुके, राजस्थान में उन्होंने सरकार गिरा दी। तो आप कौन, आप तो आधा विधानसभा है, आप है भी क्या, आप हाफ आधा विधानसभा है, जो जिसमें कि जिसके कि ज्यादातर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो अधिकार है वो है उसका, और उसके लिए उसको पीट रहा है। जैसे कि आप सोचिए ना जरा कि ये पॉलिटिक्स क्या है। और वो शख्स कितना, देखिए हिंदुस्तान में एक ही आदमी है जो महात्मा गांधी की तस्वीर, एक ही मुख्यमंत्री है जो महात्मा गांधी की तस्वीर अपनी कुर्सी के पीछे नहीं लगाता है। एक मुख्यमंत्री, इवन बीजेपी, सीपीआईएम, कोई भी ऐसा डेयर नहीं कर सकता कि महात्मा गांधी की तस्वीर न लगाए। वो तो आरएसएस और बीजेपी से ज्यादा बड़ा गोडसेवादी है, क्योंकि वो तस्वीर, जबकि वो गांधी जी की तस्वीर लगा करके सत्ता में आया, आनंद, ये क्या कहते हैं, अन्ना हजारे, लेकिन वो नहीं लगाता। और अभी किसकी बात कर रहा है, देखिए मैं सिर्फ, मुझको कुछ इसमें कोई परहेज करने की कोई जरूरत नहीं है, बात साफ साफ रखनी चाहिए और देखना चाहिए कर क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया कि भगत सिंह की डायरी की बात कर रहे हैं। भगत सिंह ये पॉलिटिक्स, मई की पॉलिटिक्स कर रहे थे। भगत सिंह सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स कर रहे थे, डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप मई के बारे में बात कर रहे हो और भगत सिंह का नाम ले रहे हो। भगत सिंह की पॉलिटिक्स, और बार बार सीता माता, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है ये आदमी। इसमें और मोदी में क्या फर्क है? ठीक है, ये कुर्सी पर, एक मिनट, एक लास्ट पॉइंट। अब ये भगत सिंह का नाम ले रहे हैं। भगत सिंह सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स में एक शब्द है, वो आकर के वो भगवान जी का नाम लेते थे, मतलब सीता माता का नाम लेते थे। ये बार बार कहता है भगवान हमारे साथ है। अरे आप, भगवान आपके साथ रहे कि जाए नहीं रहे, वो भगवान का ऑप्शन है और आपका ऑप्शन है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हमारा है कि आपके साथ जो हुआ है वो फासिज्म की ये है। राहुल गांधी ने सही किया, राहुल गांधी उनके साथ खड़े रहे। देखिए एक बार इंडिया गठबंधन का नाम नहीं ले रहा हो आने के बाद, और जबकि एकदम दुर्गति उनकी हो गई थी, सब एक्सपेरिमेंट कर लिया था उन्होंने, गुजरात से लेकर के सब, तब वो आए इसकी शरण में। उन्होंने पूरी कोशिश की कि इंडिया गठबंधन को सैबोटेज करे, लेकिन वो आ गए। और राहुल गांधी की देखिए उसका बड़प्पन, उसको लगा कि इस आदमी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, इनके साथ पर अन्याय कर रही है मोदी सरकार, इनके साथ खड़ा रहना है, और फोर्स किया अपनी सारी यूनिट के खिलाफ। उन्होंने ये गठबंधन के लिए फोर्स किया। ये का कोई एक आदमी नहीं कांग्रेस का ऐसा है दिल्ली में जो केजरीवाल के साथ ये करने का। और इनको उन्होंने क्या किया मालूम है, कन्हैया कुमार वगैरह को वोट नहीं देने का, आम आदमी पार्टी के लोगों ने बकायदा वोट नहीं डाला और उसका जीतने दिए, जिताया बीजेपी वाले को। ये जब भी ऑप्ट करना होगा, इनके जो समर्थक हैं, इनके लोग हैं, वो ऑप्ट करेंगे बीजेपी और संघ परिवार को, कांग्रेस को नहीं कर सकते। ये जो है उन्हीं की अब बी टीम, मैं नहीं कहूंगा, इतना बार बोल चुका हूं कि दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, अब मैं आप ही के पॉइंट्स में सिद्धार्थ के पास आऊंगी कि सिद्धार्थ, ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स जिसमें कि जो दूरदर्शिता है कि आप पूरे देश को आगे किस राह पर लेकर जा रहे हैं, ये कैसी राजनीति कर रहे हैं। और जो बात अभी अनिल जी कह रहे थे कि ये तो मोदी और आरएसएस से भी बढ़ के नजर आ रही है इनकी राजनीति, ये क्यों, क्या ये सेल्फिश पॉलिटिक्स का जो ये गेम है, ये क्यों खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्या इससे लाभ होगा? सिर्फ अपना अपना मैं मी माई सेल्फ वाला जो पॉलिटिक्स जो मोदी जी खेलते हैं, उसका 2 लेवल आगे खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसा लग रहा है। जी सिद्धार्थ। जी, एक तो अनिल सिंह जी ने जो भी उनके अपने विचार हैं, अब वो विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, तो मैं उनकी किसी भी बात को काटूंगा नहीं, उनकी भर्त्सना भी नहीं करूंगा। बस एक बात है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच में किसी भी तरह की तुलना अभी संभव नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के पास 100 सीटें हैं, अरविंद केजरीवाल के पास 3 सीटें हैं। अगला लोकसभा चुनाव कब होगा पता नहीं। राहुल गांधी कहीं पर मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और 6 महीने में उनको एक चुनाव लड़ना है। इसीलिए वो चुनाव की दृष्टि से अगर कोई राजनीतिक हलचल करते हैं, चाल चलते हैं, तो वो गलत नहीं है। दूसरी बात आपने जो कहा उस पर मेरी एक टिप्पणी है कि मैं अभी जैसे यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे भी आपको दिख रहा होगा, मैं कर्नाटक से हूँ, बैंगलोर से हूँ। बैंगलोर में जिस तरह से सिद्धरामैया की सरकार के ऊपर भाजपा ने प्रेशर बनाया हुआ है, और यहाँ तक कि यहाँ के जो गवर्नर हैं, उन्होंने भी उनके खिलाफ सैंक्शन दे दिया है प्रोसिक्यूशन का।
तो भाजपा का तो ये एक फॉर्मूला 44 है कि पहले कोशिश करो एमएलए तोड़ने की, जिस तरह महाराष्ट्र में की तरह अगर टूट गया तो किसी पार्टी को तोड़ दो और अपनी सरकार बना लो। और अगर कर्नाटक में 135 सीट जहाँ पर कांग्रेस को है, जहाँ पर कि कांग्रेस को तोड़ना अब संभव नहीं है, वहाँ पर मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसा केस डाल दो कि उसके बाद उससे नैतिकता के आधार पे इस्तीफा ले लो और कैप्टन को आउट कर दो। तो क्या ये सही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 6 महीने में जेल में बैठ के सब लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा-सा एग्जाम्पल सेट कर दिया है। अब तो कर्नाटक में सिद्धरामैया भी बोल रहे हैं कि मैं क्यों रिजाइन करूं, जिसको सैंक्शन देना है दे दे, मुझे प्रोसिक्यूट करना है कर दे। क्योंकि ध्यान में रखिएगा, पिछले 6 महीने से अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में थे तो कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट या भारत की न्यायपालिका ने ये नहीं कहा कि वो सरकार नहीं चला सकते। उल्टा जो जिसने भी वहां जाके पूछा, बोला कि जेल से सरकार चलाने को किसने रोक के रखा है, जेल से तो सरकार चल सकती है। और ये लोगों ने भी, दिल्ली के लोगों ने देख लिया कि पिछले 6 महीने में उनको अरविंद केजरीवाल जेल में जाने से पहले जो उनको सर्विसेज मिल रहे थे, चाहे वो मुफ्त की बिजली हो, चाहे मुफ्त की शिक्षा हो, चाहे उनके स्वास्थ्य हो, चाहे महिलाओं को बस में यातायात हो, पहले वो चल रहा था, आज भी चल रहा है। मुख्यमंत्री कहीं रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल, ये जो उन्होंने क्या कहते हैं, इस्तीफे की पेशकश की है, ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि इसमें राजनीति है, क्योंकि उनके उनके सामने 4 महीने 6 महीने में चुनाव लड़ना ही लड़ना है। तो चुनाव को लड़ने की दृष्टि से उन्होंने अगर राजनीति की है तो सही है। लेकिन दूसरी बात यह कि वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स खेलते हैं। मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने में जेल में रह के उन्होंने दोनों ऑर्डर, ईडी और सीबीआई दोनों में उन्होंने अपना ऑर्डर निकलवा लिया कि दोनों अरेस्ट इलीगल थे। मतलब आप अवैध रूप से किसी को अरेस्ट कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने बेल मांगने के बदले अपने अरेस्ट को चैलेंज करवा के भारत के जितने भी विपक्षी मुख्यमंत्री हैं, उनको एक इम्यूनिटी दे दी। क्योंकि हमें पता है ममता बनर्जी के खिलाफ भी इसी तरह के केसेस हैं, हमें पता है सिद्धरामैया के खिलाफ भी केसेस हैं, हमें पता है स्टालिन के खिलाफ भी केसेस हैं। तो हमें पता है कि ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ, झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ इसी तरह से किया। तो ये जो बीजेपी का फॉर्मूला 44 है, ये फॉर्मूला 44 किसी न किसी को तो, बिल्ली के गले की घंटी किसी न किसी को बांधनी थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं 6 महीना जेल में रह के बांध दूंगा, और उन्होंने बांध दिया। तो अब क्या होगा, अब सिद्धरामैया हो या स्टालिन हो, किसी के ऊपर केस चलना अलग बात है, लेकिन किसी के ऊपर संवैधानिक रूप से या नैतिक रूप से इस्तीफा देने की मजबूरी अब नहीं आने वाली है। इससे भारत के का लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था मजबूत होती है, कमजोर नहीं होती। मेरे ख्याल से मजबूत होती है। दूसरी बात, आपने पहले बातचीत में पूछा था कि क्या ये एक अरविंद केजरीवाल इस तरह की इस्तीफा की पेशकश करेंगे और चुनाव होगा तो क्या ये रिस्की नहीं है। तो एक तरफ से देखिए तो रिस्की तो है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अरविंद केजरीवाल जो कल जेल से निकले हैं, उनके जो लेफ्टिनेंट हैं, उनके जो सबसे नजदीकी मित्र हैं, मनीष सिसोदिया, वो करीब 1 महीना पहले निकले थे। और अगर हम सोशल मीडिया वगैरह के उनके हैंडल्स को मैं फॉलो करते रहता हूं, तो मैंने देखा कि मनीष सिसोदिया रोज दिल्ली के विधानसभाओं में पदयात्रा कर रहे थे। तो एक अगर आपका लेफ्टिनेंट पिछले 1 महीने से दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में पदयात्रा कर लिया है, तो आपको कुछ न कुछ फीडबैक तो मिल गया है कि लोगों का पल्स क्या है। तो वो फीडबैक के आधार पर ही आज जिस तरह की घोषणा की है, वो घोषणा की है। और फिर से मैं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा क्यों की, ये तो घोषणा कर दी। आप इसका कितना भी एनालिसिस करते रहिए, इन्होंने तो घोषणा कर दी। लेकिन इस घोषणा का नतीजा ये होगा कि भाजपा को अब दिक्कत आ गई है। भाजपा नामक संतरे के सामने अब छिलना है या निचुड़ना है, ये एक समस्या आ गई है। क्योंकि अगर वो कहेगी कि हम फरवरी में चुनाव करवाएंगे, तब तो एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्री को झेलना पड़ेगा। क्योंकि एक नया मुख्यमंत्री आएगा, वो नया स्कीम लाते चला जाएगा। अरविंद केजरीवाल को तो हैंडल करना है, आपको हैंडल करना ही पड़ेगा स्टार कैंपेनर के नाते। और अगर कहेंगे नहीं नहीं ये रिस्क नहीं लेना है, नवंबर में ही चुनाव करवा देंगे, तो 2 दिन के अंदर दिल्ली में आपको राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे तो मुझे बताइए कि मोदी जी के जो 2 बैसाखी हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों तो किसी राज्य की सरकारें चलाते हैं, तो क्षेत्रीय दल है, वो इसको संघीय व्यवस्था पर प्रहार मान के इसका विरोध तो करना ही पड़ेगा उनको। तो ये मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल ने, इसमें अरविंद केजरीवाल जो जेल में रह के इन्होंने अपने दोनों अरेस्ट को, दोनों गिरफ्तारियों को अवैध घोषित करवा लिया, इससे भारत के विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के ऊपर जो लटकती तलवार थी, वो करीब करीब क्या पूरी तरह से खत्म हो गई। बीजेपी का जो ऑपरेशन कमल वाला जो स्कीम था, वो स्कीम पर हमेशा के लिए ढक्कन लग गया। ये तो हुआ लॉन्ग टर्म। लेकिन आज जो उन्होंने जो घोषणा की है कि मैं
2 दिन में इस्तीफा दूंगा, ये स्पष्ट रूप से दिल्ली की राजनीति से संबंधित है और वो दिल्ली की राजनीति उन्होंने अपना कैलकुलेट करके किया है, तो इसमें कोई बुराई नहीं मुझे दिख रही है। ठीक है। अब मैं अंतिम कमेंट के लिए प्रेम जी और अनिल जी के पास जाऊंगी कि जो अभी सिद्धार्थ ने कहा कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर ढक्कन लग गया है एक तरीके से, हंसी आ रही थी सुनकर, लेकिन आपका क्या मानना है कि बीजेपी अब क्या बीजेपी की तरफ से चाल हो सकती है? जी प्रेम जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी देखिए नीलू जी, ये बड़ा अच्छा है कि आपके पैनल पे 3 आदमी और 3 एंगल मिल रहे हैं दर्शकों तो मैं एक बात कहता हूं कि अनिल सिन्हा जी जो बात बोल रहे हैं ना, मैं अक्षरशः सहमत हूं, एक बात से भी मेरा विरोध नहीं है, लेकिन इसमें जो तीसरा एंगल है वो ये है कि क्या ये बात राहुल गांधी को पता नहीं है, कांग्रेस को पता नहीं है, इंडिया गठबंधन के और एलाइंस को पता नहीं है कि आम आदमी पार्टी आरएसएस से सैद्धांतिक विचारधारा ले रही है, कि मोदी से भी बड़े वाले मोदी हैं, ये सारी बातें क्या इनको पता नहीं है? पता है, फिर भी आम आदमी इंडिया गठबंधन का पार्ट हैं, तो क्यों है? इसका आंसर जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम अरविंद केजरीवाल की एक भूमिका को पाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जो तानाशाही के खिलाफ में एक संघर्ष बना है, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, उसमें एक भूमिका बनती है। अब ये बात तो नहीं मानी जा सकती ना कि अरविंद केजरीवाल जेल भी चले गए मोदी से हाथ मिला के, निकल भी आए मोदी से हाथ मिला के, सीबीआई ईडी आईटी ने छापा भी मारा, पूछताछ भी की, सब मोदी से मिल करके, और वो आगे भी होगा वो भी मोदी से मिल के। सारी बातें तो नहीं हो सकती ना। अगर जेल में उन्होंने डाला, अगर मिला हुआ था, मिल के किए थे तो जेल से छूटे, वो एक अलग है। अगर जेल से छूटना अगर मिलजुल के है तो जेल से डालना, जेल में डालना एक अलग ढंग से हुआ होगा। हम ये कहते हैं कि इस एक बात माननी पड़ेगी कि दिल्ली जैसी जगह पर अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की नाक में दम करके रखा, उनको लगातार चुनाव में जीतने नहीं दिया, एमसीडी तक छीन ली, और लोकसभा में आकर के ही केवल केजरीवाल परास्त होते हैं, विधानसभा में जीतते हैं, 50% से ज्यादा वोट आता है, और कांग्रेस को तो जगह भी नहीं मिली, स्पेस भी नहीं मिला पूरे पीछे जब से सत्ता गई है तब से। इसके बावजूद कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी, दोनों ने एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाया। अब ये हाथ, ये बोलते भी हैं कि हम पंजाब में फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, दोनों पक्ष बोलते हैं, और हरियाणा में फ्रेंडली जैसा वर्ड नहीं है लेकिन फाइट कर रहे हैं, तो लेकिन इंडिया गठबंधन में बने हुए हैं। तो ऐसे में हम ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के छूटने पर गैर भाजपाई जो दल हैं, जो अपोजिशन है, जो इंडिया अलायंस के हैं, उनको क्यों तकलीफ होनी चाहिए, क्यों दुख होना चाहिए अरविंद केजरीवाल के छूटने से? उनको ये डर लगेगा कि अरविंद केजरीवाल आके कांग्रेस की सियासत कम करेंगे? नहीं, अरविंद केजरीवाल जितना कांग्रेस को डैमेज कर चुके, आज तो उनके साथ खड़े हो गए। पहले कांग्रेस का समर्थन से सरकार नहीं बनाने की बात बोलते थे, नहीं, अब जैसे कि हरियाणा में सरकार बनाई। प्रेम जी, हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया। दिल्ली में तो मुझे नहीं लग रहा है किसी भी सूरत में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई भी गठबंधन के बारे में लोग सपना भी सोच सकते हैं, जिस तरीके के हालात है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो 2 राज्य हैं, यहाँ पर कोई गठबंधन नहीं होगा, नेशनल लेवल पर हम खड़े हैं साथ। नीलू जी, जो सपने में नहीं सोच सकते वही चुनाव में होता है। हरियाणा में तो सब सोच रहे थे कि मिल करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़े। अब जब दोनों फाइट, कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से फाइट करके त्रिकोण बनाएगी, कुछ क्षमता हासिल करेगी, तब तो उससे तो तालमेल होगा। अगर वो पहले ही मिल जाएगी आम आदमी पार्टी से, तो उसकी ताकत तो रीस्टोर हुई नहीं है, तो तालमेल कोई क्यों करे? इसीलिए अभी आपको लगेगा कि ये संभव नहीं है, और यही संभव नहीं लगना संभव होने का कारण बनेगा। ये राजनीति इसी को कहते हैं। हम ये कह रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज के समय में ये निश्चित रूप से हमें अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे की पेशकश को बड़े अर्थ में देखना चाहिए कि इन्होंने
अपनी मर्जी से अपनी टाइमिंग से इस्तीफा दिया है, किसी के दबाव में नहीं दिया है। ये सबसे बड़ा यूएसपी है इस फैसले का, इसीलिए मैं इस फैसले का वो उसी हिसाब से आदर करता हूं और डेमोक्रेसी के खिलाफ में डेमोक्रेसी एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई में योगदान को भी स्वीकार करता हूं। कोई स्वेच्छा से जेल में नहीं चला जाएगा भाई, अभी भी बहुत सारे लोग जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के भी गए, डीके शिव कुमार गए, शिवसेना से गए, संजय राउत गए, बहुत सारे लोग जेल में। कौन है जो अपोजिशन से नहीं गया? जो मिल गया बीजेपी से वही जेल में नहीं गया। तो इस लार्ज एस्पेक्ट को, तात्कालिक सियासत को देखने की जरूरत है। ठीक है, अनिल सिन्हा जी बोल रहे हो 10 साल बाद सही होगी वो बात, लेकिन आज के समय में उस चीज को अगर पकड़ के राजनीति करेंगे तो राजनीति होगी ही नहीं। ठीक है, अब मैं सिद्धार्थ कुछ कहना चाह रहे, फिर अंतिम कमेंट अनिल जी से लूंगी। जी सिद्धार्थ, कुछ कह रहे थे आप? जी बस 15 सेकंड। हम लोग दक्षिण भारत से हैं, तो हम लोगों को पता है कि भारत में ना चुनाव सिर्फ पॉलिटिकल दल नहीं लड़ते, लोगों के बीच में कुछ लोगों की इतनी क्रेडिबिलिटी होती है कि वो कुछ कहते हैं तो वो राजनीतिक दल के नहीं भी होते तो चुनावों को स्विंग करवा देते हैं। दक्षिण भारत में किसी एक समय में ऐसा भी हुआ था कि जिस समय जयललिता मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु की, और उनके खिलाफ सिर्फ रजनीकांत सुपरस्टार एक दिन के लिए अपने घर के बाहर बालकनी में आ गए और कहे कि इसको हराना है। वो किसी दल के नहीं थे और पूरा का पूरा जयललिता चुनाव हार गई। तो अरविंद केजरीवाल के साथ हमें ये ध्यान में रखना है कि वोट के सीट के हिसाब से भले उनको लोकसभा में सीट कम आई हो, लेकिन ये सच है कि जिस दिन वो जमानत पर कुछ दिन के लिए प्रचार के लिए बाहर निकले थे, वो जितने दिन बाहर रहे, उन्होंने जो एक लाइन ली थी कि ये चुनाव अगर भाजपा जीत जाएगी तो योगी को निपटा देगी, तो आप अगर चुनाव का डेटा देखिए तो उसके बाद से, जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने ये बोला, उसके बाद से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत सीटों का नुकसान हुआ, भले वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में नहीं आई हो। तो कभी कभी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भारत के वो जो वोटर होता है वो केवल राजनेताओं के अलावा कुछ लोगों की बात को गंभीरता से सुनता है। अरविंद केजरीवाल उसी श्रेणी में आते हैं। मेरी बात इतनी ही। ठीक है, अनिल जी अंतिम कमेंट। देखिए, ये मतलब इसमें कई बातें हैं जो कि नई हैं, लेकिन मेरा मतलब कन्फर्म्ड ओपिनियन है कि ये पॉलिटिक्स जो है, इससे आप लोकतंत्र नहीं बचा सकते। और उन्होंने ये, मैं खाली याद दिला दूंगा कि गोवा हो, गुजरात हो, कांग्रेस को हराने में और उसको नीचे ले जाने में बहुत योगदान किया है ये क्या कहते हैं केजरीवाल ने। और केजरीवाल के बहुत अनरिलायबल ये है, पार्टनर है किसी भी व्यक्ति के लिए भी और दल के लिए भी। ये बात ध्यान रखना चाहिए। उनका वो शुरू से इतिहास है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। 1000 नाप आप योगेंद्र यादव से लेकर के यहाँ तक ले सकते हैं। फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी पटना में, उसमें भी उन्होंने सैबोटेज करने की कोशिश की थी इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन में तब आए वो जब वो उनके पास कोई चारा नहीं रहा। दूसरा एक और चीज, और उन्होंने इसका बढ़िया इस्तेमाल किया, ये अच्छा सिद्धार्थ जी ने बताया, इसका बीजेपी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो एक शख्सियत है जिसका की वैल्यू है और मतलब इलेक्टोरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गुजरात में आप देख चुके हो, कांग्रेस को कुछ करने ही नहीं दिया उन्होंने। तो ये उनकी इम्पोर्टेंस में मैं कम नहीं मानता कि कमजोर है। लेकिन अब सवाल उठता है, ये मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो मोदी से मिल गए हैं। मैं ऑलवेज बोलता हूँ ये कि संघ की विचारधारा और बीजेपी को की विचारधारा को आगे ले जाने वाले व्यक्ति हैं, और उस मामले में, कई मामले में उनके जो लोग हैं उनसे भी आगे है वो। बस ये, मैं मोदी से उनकी भगत हो गई, नितिन गडकरी और मोदी थोड़े मिले हुए हैं, लेकिन दोनों एक ही विचारधारा को ले जाएंगे आगे की दूसरा ले जाएंगे। तो इसीलिए ये सब मतलब इस तरह के सिंपलिस्टिक मैं मतलब चीज मैं सरलीकृत नहीं करना चाहता उनकी राजनीति को, ऐसा है ही नहीं। लेकिन वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो कितना डैमेजिंग है लोकतंत्र के लिए, ये बात लोगों को बताना जरूरी है। ये है क्या कि उनका इलेक्टोरल इंपॉर्टेंस है, तो मोदी तो अभी इलेक्टोरल इंपॉर्टेंस का, वो तो सत्ता में ही है, लेकिन हम उनका विरोध क्यों करते हैं? हम उसका विरोध इस वजह से थोड़े ही मतलब उनका समर्थन करने लगेंगे कि वो जो है उनको लोग पसंद कर रहे हैं। और जो ये, जब उनको 303 सीटें थी तब भी हम लोग उनके विरोध में खड़े थे। इसलिए विरोध में खड़े थे कि मालूम था कि डेमोक्रेसी का सत्यानाश हो जाएगा। और अगर इसी तरह से, मैं एकदम कन्फर्म, मेरा कभी इस मामले में कोई दो ओपिनियन नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैंने भी उनको कवर किया अन्ना हजारे के मूवमेंट, एंटी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर के,
और आम आदमी पार्टी तक मैं जानता हूँ, और उसके आगे भी उनके सारे जो दोस्त हैं वो हमारे अपने मित्र हैं व्यक्तिगत भी। तो इसीलिए मैं पूरी पूरी कहानी जानता हूँ। वो शख्स जो है बहुत ही पर्सनलाइज्ड पॉलिटिक्स करना चाहता है, और इसकी आलोचना होनी ही चाहिए, चाहे उनका वो इंडिया गठबंधन के लिए कितना फायदा, ये सब अपना राहुल गांधी और ये लोग देखेंगे। हम लोगों का काम है कि जो चेहरा है जो लोकतंत्र के लिए बेहतर है या नहीं वो आकलन करना। मैंने उनको बता दिया, मैं एकदम क्लियर, इसमें मेरा कोई मतलब कोई एम्बिग्विटी नहीं है, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है कि ये मोदी जी से ज्यादा बड़े तानाशाह साबित होंगे। आम आदमी पार्टी की हालत देख लीजिए। आम आदमी पार्टी में जिस समय वो आए थे, ये आज की बात नहीं है, जैसे ही आम आदमी पार्टी बनी एक आदमी का सिर्फ चलता था, उसका मंत्रिमंडल बना। मंत्रिमंडल में मैं बता रहा हूँ अंदरूनी बातें, जब मंत्रिमंडल में मंत्री थे तो मंत्री के केबिन तक में झांकने भी, मतलब उनको कोई देखते भी नहीं थे कि कौन बैठा हुआ है। सीधे अपना अकेला सारा डिसीजन मेकिंग पूरा अकेले करने वाले आदमी हैं। उस मामले में मोदी तो कहीं कोई संघ परिवार भी है उनके आगे पीछे, जो उनको 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 ये करता है, क्या कहते हैं, मतलब उनको नकेल कसता है या जो भी है, या उनके साथ विचारधारा भी है। ये शख्स को तो वो भी नहीं हो, तो प्रचारक रहे इतने समय तक, और दक्षिणपंथी विचारधारा के लिए है। इनका दक्षिणपंथ वामपंथ कुछ नहीं है, एकदम इंडिविजुअलिज्म है। एक बहुत जल्दी से एक कमेंट लूंगी कि राष्ट्रपति शासन लगने की कितनी गुंजाइश आपको लग रही है? जी बहुत संक्षेप। एकदम नहीं, एकदम राष्ट्रपति शासन ने, ये बात पहले से भी था कि नवंबर में बीजेपी वाले चुनाव कराना चाहते हैं। ये एयर में पहले से था कि दिल्ली का चुनाव बीजेपी भी चाहती है कि इसके साथ ही करा दें, तीनों के साथ। ये चर्चा पहले से भी थी, इसको कोई टालना नहीं चाहते थे। और वो जो है उसमें मतलब है क्या कि उनको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका एक ओपिनियन ये भी था। दूसरा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का कहाँ सवाल उठता है, ब्रूट मेजोरिटी है उनके पास, उनको कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते वो, जब तक कि कोर्ट नहीं कह देता कि यहाँ पर ये है। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसका आधार लेकर के कह सकते हैं कि ये चीजें गिर रही हैं। और जब एलजी को इतना पावर मिला हुआ है कि राष्ट्रपति शासन की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट और, उसमें क्या कर रहे हैं ये कि ये जब अगर रिकमेंड करेंगे कि चुनाव जो है पहले हो जाना चाहिए, तो इसका हक है उनको, इसीलिए कि उनको विधानसभा में पूरा बहुमत हासिल है। तो ये एलजी को इसके लिए ये कर सकते हैं, मतलब रिकमेंड कर सकते हैं कि इलेक्शन पहले होना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम ज्यादा हमको नहीं दिखता कि इलेक्शन नहीं होगा। सवाल आपने जो नहीं किया वो मैं सवाल आपको रखता हूं कि मुख्यमंत्री इस बीच में किसको बनाने जा रहे हैं वो। और मेरा मानना है, हाँ, इसका मानना है मेरा कि ये सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ओके, सिद्धार्थ शर्मा से पूछ लेते हैं कि क्या सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे? सिद्धार्थ शर्मा। अगर हम अरविंद केजरीवाल का आज का स्टेटमेंट सुने तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो नहीं बनूंगा, उन्होंने ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया जी भी नहीं बनेंगे, और उन्होंने कहा कि उनका जो शासकीय दल है, मतलब जो एमएलए लोगों का पार्लियामेंट्री कमेटी है, इलेक्टेड एमएलए, तो मेरे ख्याल से भारत में सिस्टम ये है कि जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं वही किसी एक को चुनते हैं कि वो कौन बनेगा, वो लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। तो उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने शायद अपने बातचीत में, मैंने अगर ठीक से सुना है, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कल हम इस पे बैठक करेंगे और जो नया नाम होगा उसको हम रेकमेंड कर देंगे। तो अगर वो वो एमएलए लोगों के बीच में नाम आने वाला है, तो कोई जो सिटिंग एमएलए है, 62 एमएलए है, उसमें से 2 को छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नहीं बनेंगे, इनके सिवा कोई किसी को भी बना सकते हैं। कोई देखिए, बात ये नहीं है कि कौन बनेगा, बात ये है कि जो भी बनेगा वो इंग्लिश में जिसे कहते हैं फ्री ऑफ इनकम्बरेंसेस होगा, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। अब मान लीजिए वो नया मुख्यमंत्री बना और अगले दिन उसने दिल्ली विधानसभा का सेशन बुलाया, और उसमें क्योंकि आप ही लोग कह रहे हैं कि ब्रूट मेजोरिटी है, उन्होंने पारित कर दिया कि कल से हम दिल्ली के हर नागरिक को यातायात मुफ्त कर देंगे, हम दिल्ली में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। तो एलजी उस पर साइन करेगा भी तो कैसे, और नहीं भी करेगा तो कैसे, करे भी तो कैसे, नहीं भी करेगी तो भाजपा के लिए ये दिक्कत आएगी। हाँ, नहीं ठीक है, समय कम है। बस प्रेम जी अंत में कि क्या वाकई में ये जो ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने, ये तुरुप का पत्ता साबित होगा उनके लिए, या फिर ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो बीजेपी को हैरान कर देगा और बीजेपी जूझती रह जाएगी कि दिल्ली में हम क्या करें? जी बहुत संक्षेप। देखिए,
नीलू जी, बीजेपी के लिए तो अब ये हालात हैं कि देश में कोई भी चुनाव आगे कौन सा जीतेंगे वो उनको सोचना पड़ेगा। एक भी चुनाव वो जीतते नजर नहीं आ रहे हैं जो निकट भविष्य में ये सही है। तो ऐसे में हम ये देखें ये बात, क्या ये कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, तो अब ये हालांकि बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं रह जाती अगर कोई भी मुख्यमंत्री हो जाता है और नेचुरली विधायकों में से कोई होता है। महत्वपूर्ण बात तभी है जब जो अनिल सिन्हा जी कह रहे हैं कि श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हो, तभी महत्वपूर्ण है। अदरवाइज कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता कि कौन मुख्यमंत्री बन रहे। जी चलिए, अब देखना होगा और सरप्राइज एलिमेंट तो होगा कि जो भी बनता है आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री। लेकिन फिलहाल अब ये बात तो साफ हो गई कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, 48 घंटे के अंदर इस्तीफा देंगे, दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा और अब अरविंद केजरीवाल सड़क पर नजर आएंगे, जनता के बीच में नजर आएंगे, उसी रोल में जिस रोल में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। अब वो दिल्ली की जनता तक सीमित रहेंगे और अपनी सारे मैसेजेस को जब वो दिल्ली की जनता में पहुंचाएंगे तो मोदी जी और बीजेपी उसको कितना झेल पाएंगे ये देखना होगा। और दिल्ली की जनता को बताना भी पड़ेगा कि भाई आपने क्या उनको जबरन जेल में डाला हुआ था। लेकिन जो लार्जर लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जिनके बारे में अनिल सिन्हा जी कह रहे थे, वो भी कुछ सवाल है जो कि गंभीर सवाल है और जिसके जवाब पर भी सोचना पड़ेगा। तो देखेंगे, वेट करते हैं 48 घंटे में क्या कुछ होता है। मुझे तो लग रहा है कि ड्रामा अभी शुरू हुआ है और सुनीता केजरीवाल होंगी या फिर कोई और होगा व्यक्ति। मुझे तो पूरा एक बड़े ड्रामे की शुरुआत लग रही है। सिद्धार्थ बहुत हंस रहे हैं, लेकिन आपसे संपर्क में रहूंगी अगले 3 दिन तक। थैंक यू सो मच।